नमस्कार। एमएच1 देख रहे सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। मैं हूं नितिन धीमान और खास मुलाकात में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी, अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं, उसके मोहताज नहीं है। सबसे पहले बताऊं, अगर बीजेपी 3 बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, अभी हाल ही में दिल्ली में सत्ता में आई, महाराष्ट्र में आई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजोरिटी ही, माइनॉरिटी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ इस बार जुड़ा है। तो उसके पीछे बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसका काफ़ी बड़ा एक उसमें योगदान है, हाथ है। तो आज मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जमाल जी, बहुत स्वागत है आपका एमएच1 चैनल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा जिस तरीके से, क्योंकि हर पार्टी में अलग अलग होते हैं, तो बीजेपी में क्योंकि आमतौर पर यही अवधारणा होती थी कि हिंदू वोट बैंक तमाम है, तमाम चीज़ें हैं, के बयान भी आते थे, तो अल्पसंख्यक मोर्चा किस लेवल पर काम कर रहा है? और ये जो जीत मैं बता रहा था कि दिल्ली की हो या 3 बार प्रचंड बहुमत, कितना उसका योगदान रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो सबका साथ है, अंत्योदय है। समाज का जो अंतिम आदमी है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो परेशान है, जो बेसहारा है, उसके लिए काम करना है। और इसके लिए, जैसा कि सबको पता है, कांग्रेस और अब इसके पहले जो शासन में लोग थे, उनके गलत नीतियों से, उनके तुष्टीकरण से, उनके गलत प्रभाव से जो अल्पसंख्यक और मुसलमान है वो काफ़ी पिछड़ गया। तो एक बड़ी संख्या में संगठन में लोग आने चाहिए, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने 1980 में अल्पसंख्यक मोर्चे का निर्माण किया और अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से जो अल्पसंख्यक समाज है, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ईसाई है, बौद्ध है, जूस है, इन सब भाइयों को लेकर हम उनके समस्याओं के लिए, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए, उनको सरकार के करीब लाने के लिए, सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए, उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी हम एक मंच देने के लिए इस मोर्चे के माध्यम से काम कर रहे हैं। और आज लगभग 32 लाख पदाधिकारी देश भर में हमारे काम कर रहे हैं और लगभग 38 लाख सदस्य हमारे साथ इस बार जो सदस्यता अभियान चली भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज की। लेकिन ये जो एक अवधारणा थी, हालांकि कई हम देखते भी हैं कि बीजेपी से मुस्लिम दूर रहते हैं, जो बयान भी बीजेपी के कुछ नेताओं के आ जाते हैं, तो जब आप जाते हैं या लोगों के बीच, तो क्या वो ग्राउंड पर वो चीज़ दिखती है या हम जैसे सोशल पर देखते हैं वैसी चीज़ दिखती है? नहीं, देखिए, एक बड़े पैमाने पर साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नैरेटिव टूटा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने जिस प्रकार से शासकीय योजनाओं को पहुंचाया है बिना भेदभाव के, बिना वोट बैंक की राजनीति के, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया गया है, ये अद्भुत है और ये किसी पार्टी ने नहीं किया अभी तक। लेकिन इसलिए ये कहा जाता है बार बार कि चाहे सीए हो या वक्फ बिल हो, अब ये तमाम चीज़ें उनके खिलाफ जा रही हैं, प्रोटेस्ट तमाम चीज़ें हुए हैं, तो इसलिए वो बार बार ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए, जब हम सुधार का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है, लोगों को जो सुधार में इंटरेस्ट नहीं है, जिनको, जो लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज गरीब रहे, पिछड़ा रहे, अशिक्षित रहे और उनको हम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे, तो जाहिर सी बात है वो तो दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन ये लोगों ने भी देखा है, पहले हमारी आवाज़ छोटी थी, हम छोटी पार्टी थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन तब भी हमारी विचारधारा ये थी। आप देखेंगे, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, मुंबई के दादर में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उस स्थापना में जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे वो पूर्व जस्टिस मोहम्मद करीम छागला थे, वो मुसलमान थे, मुस्लिम स्कॉलर थे। उस भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो स्वर्गीय अटल जी थे, लेकिन उनके साथ जो 3 जनरल सेक्रेटरी हुए, संस्थापक जनरल सेक्रेटरी, उसमें एक आदरणीय अडवाणी जी थे, उसमें आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे, जो दिल्ली के सांसद थे। तो हमने कभी भी किसी को छोड़ा नहीं है।
हम सबको साथ लेकर सबके विकास का काम करें। जैसे हमने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो अंत्योदय है। तो सबका जब उदय होगा तो देश का उदय होगा। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जो सत्ता में मलाई खाने के लिए आना चाहते हैं, जो विकास नहीं कर पाए, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास की राजनीति को तोड़ नहीं सकते हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते, कुछ लोग से मतलब उसका आपका मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस, ये सपा बसपा कांग्रेस, ये सारे दल जो अभी तक मलाई खाते हुए आए, और वो बार बार ये भी कहते हैं कि बीजेपी इतनी हिमायती है तो एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं, हम शाहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला तमाम, उसके बाद कोई भी नहीं दिखा। नहीं, देखिए क्या है कि ये दोनों तरफ से होता है। भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से कब तक भेजती रहेगी? और समाज का विकास के लिए कोई मंत्री बनाना आवश्यक नहीं है। पहले कांग्रेस ने 5-5, 7-7 मंत्री बनाए, फिर समाज पिछड़ क्यों गया? पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे तो समाज शिक्षा में पिछड़ क्यों गया? गृह मंत्री मुफ्ती सईद थे तो समाज का विकास क्यों नहीं हुआ? तो ये जो आप कहेंगे, ये आधार मंत्री बनाना नहीं है, ये आधार मंत्री बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाज को अपने प्रतिनिधि भी भेजना चाहिए। हम जब टिकट देते हैं तो समाज वोट नहीं देता है। हम जब किसी को आगे लाते हैं तो उसको ये कहते हैं कि भाजपा का मुसलमान है, उसको उससे दूरी बना लेते हैं। सबसे उत्तम उम्मीदवार कैलीकट में अब्दुल सलाम साहब, जो कैलीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनको पार्टी ने दिया था और वहां पर 60%, 70% मुस्लिम वोट है, उन्होंने हरा दिया उनको। अगर वो जिता के भेजते तो जरूर बनते। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेकर सबके विकास की जो मूल मंत्र है उस पर काम किया है। और ये तो कहते हैं मंत्री नहीं बनाया, लेकिन आज तक ये कोई प्रश्न नहीं उठा पाया कि किसी मुसलमान को धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। किसी ने नहीं उठाया, आपने भी ये प्रश्न नहीं उठाया। तो अंतिम उद्देश्य ये है कि समाज का विकास हो। मंत्री कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग वोट क्यों नहीं डाल रहे? आपने जैसे कहा कि 40-50% मुस्लिम थे लेकिन फिर भी वोट नहीं डाले। क्या अभी भी वो जो एक थोड़ा सा, जैसे आप भी कह रहे थे कि एक नैरेटिव बनाया गया, वो नैरेटिव काम कर रहा है फिर विपक्ष का? फिर देखिए क्या है कि धीरे धीरे लोगों की वोट की परसेंटेज बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग करीब आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि लगभग 50 लाख लोग हमारे साथ सदस्यता अभियान में सदस्य बने, लगभग 32,000 हमारे पास कार्यकर्ता है। तो ये जो पिछड़ापन था, जो परिवर्तन की जो शुरुआत हुई है, ये अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। हमें अच्छे संख्या में वोट मिल रहे हैं, हमें अच्छा संख्या में प्रसाद मिल रहे हैं, लेकिन समाज जो है वो इतना साथ नहीं आ रहा है कि हम अपने उम्मीदवार जिता कर दें। तो जब तक समाज साथ नहीं आएगा, जब तक अपने प्रतिनिधि को जिता कर नहीं भेजेगा, हम भारतीय जनता पार्टी से क्यों उम्मीद करें कि वही राज्यसभा भेजेगी, वही विधान परिषद भेजेगी। अभी उत्तर प्रदेश में भी जो दानिश आजाद अंसारी है, उनको विधान परिषद में भेजकर मंत्री बनाया, उनके पहले मोहसिन रजा को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों सेक्रीफाइस करती रहे? समाज को भी अपने प्रतिनिधि भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपका मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, समाज में उस सही तरीके से बात रख पा रहा है उस तरीके की? अगर समाज जुड़ नहीं रहा तो कैसे जुड़ेगा? क्या चीजें हैं जो आप लेकर के जा रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, वो देखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। जो जहर कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने घोला था उसको फिल्टर जरूर हमने कर लिया है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अब उसका रिजल्ट आ रहा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, गुजरात में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वहां पर बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के लोग जीत कर आए, पंचायत में जीत कर आए, जो स्थानीय निकाय चुनाव वहां जीत कर आए। तो ये शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज का आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ापन दूर किया है, उसी प्रकार से जो राजनीतिक पिछड़ापन है वो भी दूर करने का काम करेंगे। आज आप देखेंगे तो जितनी भागीदारी होनी चाहिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछली सरकारों में भी उतना नहीं था। अभी आप देखेंगे तो कांग्रेस भी जो कहती है कि मुसलमानों की पार्टी है, उसने उस प्रकार से उनको न्याय नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय देने का काम कर रही है और वो परिवर्तन अब आ गया है जो अभी दिख रहा है। एक इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि बीजेपी विकास कराएगी, क्योंकि आजकल हर चीज़ का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चाहे शिक्षा का ले लीजिए, हम कार्य का देख लें या रहन सहन का देख लें या किसी भी तरीके का। तो अभी नॉर्मल अगर हम देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, बड़े बड़े टैबलेट पे चीज़ें हो रही हैं। तो अभी कई चीज़ें अभी भी मदरसा, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो उनको हाईटेक करने का या उस चीज़ का लेकर क्या प्लानिंग सरकार की तरफ से हुई है ताकि
बेसिक अगर बच्चे ही आगे से मॉडर्न बनेंगे, अच्छी सोच के बनेंगे, तो आगे तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके लिए सरकार की क्या क्या योजना है? ये मदरसा जो है वो भी उर्दू लफ्ज़ है, स्कूल का, पाठशाला का। लेकिन एक बात सही है कि समाज को पिछड़ा रखने के लिए सरकार जो कांग्रेस की थी, सपा बसपा की थी, उन्होंने मदरसों के विकास के लिए काम नहीं किया। जो कट्टरपंथी लोग थे, जो उनके लिए वोट की खेती करते थे, उनकी खुली छीट दी उनका शोषण करने के लिए, और उन्हें शोषण किया। वो भी नहीं चाहते थे कि समाज का जो बच्चा है वो बाहर निकलकर वो रोजगार कमाए, उसका विकास हो, वो अपने बुद्धि से सोच पाए। क्योंकि अगर वो अपने बुद्धि से सोच पाएगा तो वो उनका वोट बैंक नहीं रहेगा। इस साजिश में अभी तक शोषण किया, उनको पीछे ढकेला और मदरसे को बदनाम किया गया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ अब मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि जो शिक्षा नीति अंग्रेजों की थी अभी तक हम पर थोपी गई थी। हम आक्रांता मुगलों को पढ़ते थे, हम लुटेरे अंग्रेजों को पढ़ते थे, लेकिन हमारी जो अपनी ताकत थी, जो हमारी अपनी संस्कृति थी, जो हमारे अपने गौरव पुरुष थे, उनको नहीं पढ़ते थे। हालांकि हमारी गौरव गाथा को छुपाई गई थी। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं का कहना है कि वो औरंगजेब को क्रूर नहीं मानते, अन्य को क्रूर नहीं मानते। उनसे कैसे आप देखते? नहीं, मैं आपको पहले मदरसे के बारे में बताऊंगा। तो जब तक हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हम उसको उसके संस्कृति से नहीं जोड़ेंगे, उसके इतिहास से नहीं जोड़ेंगे, तो वो कमज़ोर रहेगा। क्योंकि वो पेड़ जो उसकी जड़ें कमज़ोर हों वो थोड़े से आंधी में गिर जाती हैं। तो अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, जो हमारी सरकारों ने मदरसों को आधुनिक बनाने का, मदरसों में धर्म की शिक्षा हो, लेकिन धर्म की शिक्षा के साथ साथ वहाँ पर आधुनिक शिक्षा भी हो, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा भी हो, जिससे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कल जाकर डॉक्टर भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके, धर्मगुरु भी बन सके, उसको एक अनलिमिटेड फील्ड मिले। अभी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के सामने आगे भविष्य क्या है? तो वो किसी मस्जिद में इमाम बनेंगे, वो किसी मदरसे में टीचर बनेंगे। तो कितने मदरसे हैं। और आप ये भी बात को देखें, जो मुसलमान भी है वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजना चाहता है। वो भी आज कॉन्वेंट में भेज रहा है, वो भी आज सरकारी स्कूलों में भेज रहा है, वो भी आज प्राइवेट स्कूलों में भेज रहा है। तो गरीब मुसलमान जा रहा है, लेकिन गरीब मुसलमान का भी भविष्य बने, इसके लिए हमारी सरकारों ने मदरसों को आधुनिक बनाने का काम किया है। वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा हो, वहाँ पर आधुनिक शिक्षा हो, उसकी व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका लाभ गरीब को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ मदरसों में गरीब के बच्चे जाते हैं। और ये अंतर दिखेगा अभी कि जो मदरसों में पढ़कर निकलने वाला बच्चा होगा उसके अंदर धर्म भी होगी, उसके अंदर संस्कृति भी होगी, उसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा भी होगी, जिससे वो समाज में एक अच्छा काम कर सकते। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं लगातार, जैसे मस्जिदों की खुदाई हो रही है, मंदिर निकल रहे हैं। संभल में हम देख रहे हैं एएसआई के लोग जाते हैं तो पथराव वहाँ पर कर दिया जाता है मुस्लिम समाज की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे आप पहले कह रहे थे कि जो समाज है बदल रहा है, समाज एक अलग तरीके पर जा रहा है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती तो लगता है कि समाज अभी भी इमाम और जो मौलवी ने कह दिया उसी के इशारे पर चल रहा है। देखिए, ये भारत जो है ऋषि मुनियों और मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों का देश नहीं है। जैसी बात है, जब यहाँ इस्लाम आया, लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, तो मस्जिद भी इसी धरती पर बनाएंगे। तो अगर आप जैसे जब मुसलमानों के जड़ों खोदोगे तो कहीं ना कहीं वो हिंदू ही निकलेंगे, वैसे जब सभी मस्जिदों खोदोगे तो कहीं ना कहीं मंदिर ही निकलेगा। तो लेकिन इसके ऊपर तो आपका कहना है पिछला रूट देखें तो मुस्लिम हिंदू ही थे, इसको कोई नकार नहीं सकता ना। सनातन था, सनातन के सनातन जो जड़ है वो सनातन है, जो धर्म है, जो पूजा पद्धति वो इस्लाम है, लेकिन जो संस्कृति है वो सनातन है, जो संस्कृति वो हिंदू है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी एक जो परिवर्तन हुआ, जो लोगों ने पूजा पद्धति बदली, जो लोगों ने धार्मिक स्थल बदले, उसके स्वरूप बदले, उसको तो स्वीकार किया है भारत ने। और आप देखें, एक हम जब ऐसे झगड़े हुए, जब मंदिर मस्जिद ज़्यादा निकला, तो हमारे जो सबके पालक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, परम आदरणीय मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि भाई सब मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढे। ओ, ये ताकत अगर किसी में है तो ये हिंदू समाज में बोलने की, ये समझदारी तो मुसलमानों को भी दिखानी चाहिए
जब राम मंदिर का झगड़ा हुआ, और इस समझदारी को मुसलमानों ने दिखाया जब राम पथ बन रहा था। कई सारे मस्जिदों को शिफ्ट किए गए, दरगाह भी शिफ्ट किए गए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये समझदारी पर डेंट कब लगता है? जब इसमें राजनीति घुस जाती है, वो भी गंदी राजनीति। कौन करते हैं वो लोग? किसने किया? आज जो है देश का माहौल जो शुरू से खराब हुआ, इस माहौल को खराब करने का काम कांग्रेस ने किया। इस विवाद को लाकर जो मंदिर मस्जिद का था, अयोध्या जी का जो मामला था, पॉलिटिकली उनको फायदा हुआ इसका? पॉलिटिकली फायदा या बीजेपी को फायदा हो गया, हिंदू एक तरफ हो गए? पॉलिटिकली फायदा तत्काल जरूर हुआ, लेकिन जिस प्रकार से विनाश हुआ उनका, आज सब देख रहे। आज सपा की हालत देख लो, बसपा की हालत देख लो, और बाकी जो अन्य दल है जिन्होंने राजनीति की मंदिर मस्जिद पर, उनके आज क्या हाल हुए। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत सावधानी से और इसको बहुत एक सौहार्द से सुलझाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ग्रंथालय सबको एक समान रूप से उसको सम्मान देने का काम भी किया है, उसको सुरक्षा देने का काम किया है। लेकिन इसके आड़ में अगर कोई लैंड माफिया काम करेगा, इसके आड़ में अगर कोई दुकान चलाने का काम करेगा, धर्म के आड़ में अगर कोई धंधा करने का काम करेगा, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और अगर ऐसे धंधों पर, ऐसे दुकानों पर कार्रवाई होती है तो मुस्लिम समाज से भी इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं पिछले सवाल पर यहाँ, जैसा आपने कहा कि मंदिर थे उसके बाद मस्जिदें बनी, तब तो जो हिंदू पक्ष दावे कर रहे हैं कि मथुरा में भी फिर खुदाई होनी चाहिए, मस्जिद हटानी चाहिए, बिल्कुल जेल जो है उसके साथ है, बाकी जगह भी होनी चाहिए। देखिए, मुस्लिम समाज जो है इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जड़ें क्या है। अगर हम इस बात को समझ गए, और इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून मानो। इस्लाम में भी कहा गया है कि 1,24,000 पैगंबर आए और कुछ लोगों का जिक्र कुरान में है, तो मैं तो ये मान सकता हूं कि कुछ लोगों का जिक्र कुरान में है तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पैगंबर रहे होंगे, भगवान श्री राम भी हमारे पैगंबर रहे होंगे। हम उनको भगवान नहीं तो पैगंबर तो मान ही सकते हैं। वो हमारे लिए, हम उनको पूज नहीं सकते हैं लेकिन उनका आदर तो कर सकते हैं। अगर इस समझदारी से हम आए तो जहां भी विवाद है उस विवाद को तो बैठकर सुलझाना चाहिए। वो चाहे, अब जाहिर सी बात है, नहीं, पर आपका ये बयान सुनकर मौलाना तो फिर पहले ही आपको धमकी दी जाए, सर तन से जुदा की आपको धमकी पहले आ चुकी है। वो तन से जुदा की धमकी जो लोग करते हैं, जो धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो धर्म के नाम पर डराकर उनका शोषण करते हैं। ये तो मैं इस्लाम की बात बता रहा हूँ, जो इस्लाम में है, जो कुरान में है। लेकिन ये लोग जो लड़ाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये बात नहीं बताते हैं। वो यही बात बताएंगे, इस्लाम कहता है कि जो है जहां भी काफिर देखे उसको कत्ल कर दो, पर ये नहीं बताएंगे काफिर कौन है। अच्छा, 72 हूरों की बात की जाती है, आपको जन्नत मिलेगी, ये तो सब अगर है। इतना लालच नहीं देंगे तो कोई जो है शिक्षित पायलट अपने आप को सुसाइड बम्बर बनाएगा? तो ये सारी बकवास बातें हैं। वो इंसान जिसे किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया है, खुदा उसको कभी माफ नहीं करेगा, उसको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो अगर ये आप जाकर कहीं सुसाइड करते हैं तो आपको 72 हुरे कहां से मिलेंगे? तो ये लोगों को गुमराह करने का एक संसाधन है, ये गुमराह करने का पैतरा है। मैं आपके माध्यम से हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं उनसे अपील करूंगा कि यही जन्नत है, दुनिया में जन्नत है। अच्छे काम करो, अच्छे व्यवहार करो, इस्लाम के बताए हुए, धर्म के बताए हुए, संस्कृति में को बताए, जो संस्कृति जो कहता है उसको बताए हुए काम करोगे तो दुनिया ही जन्नत हो जाएगी। मरने के इंतजार क्यों कर रहे हो? जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी। तो इन सब बातों से बचकर देश के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, और काम करके एक अच्छा इंसान यहाँ बनना चाहिए। जब हम जाएं तो हमें लोग याद करें। चलिए, चलते चलते मैं बिहार चुनाव पे पूछूंगा कि अब देश चुनावी मोड में आ चुका है, चुनाव आने का वक्त होगा तो हमें नीतीश कुमार भी टोपी लगाते हुए नजर आएंगे, लालू यादव भी, तेजस्वी भी, सब टोपी के साथ नजर आएंगे। बिहार का मुस्लिम बीजेपी के साथ है या नहीं है? क्योंकि वहाँ पे हम तमाम चीज़ें हमने देखी, और कितने % आप देखते हैं? आप ये कहा जा रहा था कि जी 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं जुड़ गई, और बातें भी कही गई, आप इफ्तार पे किट बांटी गई इस बार। तो बिहार में मुस्लिम क्या बीजेपी के साथ होंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक जो
राजनीति को बदला है। उन्होंने कहा है कि हमें सेकुलर रहने के लिए किसी धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सेकुलर रहने के लिए किसी के पूजा पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी पूजा पद्धति का सम्मान करे और अपने पूजा पद्धति पर रहे, हम उसके पूजा पद्धति का सम्मान करें, हम अपने पूजा पद्धति पर रहे। मैं मुसलमान हूँ, मैं टोपी लगाऊं, आप हिंदू हैं, आप तिलक लगाएं, ना हमें तिलक लगाने की आवश्यकता है, ना आपको टोपी पहनने की आवश्यकता है। लेकिन वो टोपी कौन पहनता है? जो टोपी पहनकर मूर्ख बनाता है और बाद में 5 साल वही टोपी पहनाता रहता है। तो मुझे लगता है ऐसी टोपी बहुत मुसलमानों ने पहनी हुई है। और मुसलमान अब वो तेजस्वी यादव भी जानता है, लालू जी को भी देखा हुआ है, वहाँ जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनको भी देखा हुआ है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से माननीय नीतीश कुमार की जो सरकार चली है, जो सरकार चल रही है, बिहार जैसा बीमार राज्य, बिहार से लोग डरते थे, बिहार को लोग पनिशमेंट समझते थे, उसको जिस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और जिस प्रकार से विकास किया है, बिहार का विकास हुआ है तो हिंदू का भी हुआ, मुसलमान का भी हुआ, सबका जो विकास हुआ है। और जिस प्रकार से बिहार एक अब आगे उभरता हुआ राज्य और विकसित राज्य बन रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, फिर से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जो सरकार चल रही है उसको मौका देने का काम करेंगे। वो अब किसी की झांसे में नहीं आएंगे। धन्यवाद जमाल जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे खास बात करने के लिए। तो ये थे जमाल सिद्दीकी, भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई बातों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या स्टैंड है, तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे कर्नल सोफिया को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर का हो, या जो मदरसे हैं या जो अटैक हो रहे हैं मस्जिदों पर, उसके बाद पत्थरबाजी हो रही है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी इन्होंने हमसे खास बातचीत की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए MH1, यूं ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।